हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं हमारी केमिस्ट्री क्लास के साथ। और हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था आवर्त सारणी को, और आवर्त सारणी के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी का इतिहास क्या था, आवर्त सारणी कैसे कैसे आगे डेवलप होके और आधुनिक आवर्त सारणी तक पहुंचती है। ठीक है, यानी हमने उसके अंदर पढ़ा था कि भाई जो डोबेन आयरन है उसका त्रिक नियम, फिर न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसके बाद में हमने पढ़ी थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, और उसके बाद में हमने पढ़ी थी जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोजले की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हमने देखा था कि परमाणु है या जो तत्व है उसकी स्थिति कैसी होती है, कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सा तत्व प्रेजेंट पाया जाता है, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करती लास्ट क्लासों के अंदर। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्हीं आवर्तों के अंदर, इन्हीं वर्गों के अंदर जो तत्व प्रेजेंट होते हैं, जिन तत्वों को हमने आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर रखा है, क्या उन तत्वों के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, और अगर वो गुणधर्म होते हैं तो वो आवर्त सारणी में किस आधार पर रखे गए थे और वो किस प्रकार चेंज होते हैं। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हम डिस्कस करते टाइम हमने देखा था कि आधुनिक आवर्त सारणी को सर्वप्रथम द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा गया था पहले, उसके बाद में आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी वो सबसे पहले तो परमाणु संख्या पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? परमाणु संख्या पे। हमने यही देखा था कि वह परमाणु संख्या पे कैसे डिपेंड करती है। देखो, परमाणु संख्या पे कैसे डिपेंड करती है। परमाणु संख्या के अंदर मतलब हो गया प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या पे ये डिपेंड करेगी। अब आपको पता है किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है नाभिक के अंदर। ठीक है, और परमाणु जब भी जुड़ता है तो वो परमाणु की जो संरचना बनती है वो किससे बनती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से। हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे और न्यूट्रॉन पे, इन तीनों चीजों पे ही किसी परमाणु का या किसी तत्व की जो गुणधर्म है वो क्या होंगे? डिपेंड होंगे। बेसिक्स यही बात है कि भाई जो परमाणु संख्या है उसका मतलब हो गया प्रोटॉन की संख्या, जिसके आधार पे हमने तत्वों को रखा है आवर्त सारणी के अंदर। और साथ में हमने देखा था कि परमाणु के अंदर और क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी परमाणु होगा, जो भी परमाणु होगा, एटम होगा, वो एटम डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा भाई। इसके जितने भी गुण हैं, इनके जितने भी क्या है गुण धर्म है, वो किस पे डिपेंड करेंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करेंगे। अब वो कैसे डिपेंड करेंगे और वो कैसे क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि परमाणु के जो गुणधर्म हो गए, जैसे मान लो आकार हो गया किसी परमाणु का, किसी परमाणु का क्या हो गया? साइज। ठीक है, किसी परमाणु का क्या हो गया? द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, अब किसी परमाणु से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन निकालना है। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड हो रही हैं? ओवरऑल ये डिपेंड हो रही हैं प्रोटॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, भेज रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड हो रही हैं। उसके बाद में न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन किस पे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या अगर चेंज होगी तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम पढ़ेंगे। और अगर आकार की बात करेंगे तो आकार के अंदर हमने पढ़ी थी मुख्य क्वांटम संख्या n, है ना। मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंड करेगी किस पे? आकार पे। यानी जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा। अब देखो, जब आकार बढ़ता है तो क्या बढ़ती है? किसी चीज की त्रिज्या बढ़ती है, और परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं? परमाणविक त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। भाई वर्त की त्रिज्या होती है एक, तो वर्त कैसा होता है? गोल होता है, इसलिए उसकी क्या निकालते हैं? हम त्रिज्या निकालते हैं। वैसे ही परमाणु, परमाणु की त्रिज्या तो क्या हो जाएगी? परमाणविक त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस। तो मैंने यहाँ पे दो तीन पॉइंट बताए आपको। क्या क्या बताएं? देखो, पहला बताया कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। ठीक है, किसी भी परमाणु का आकार, किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या, किसी भी परमाणु की त्रिज्या, यही पॉइंट पढ़े हमने। और यही क्या होते हैं? परमाणु के गुणधर्म होते हैं कि भाई कोई परमाणु कितना तो बड़ा है, कितना उस पर आवेश है, उसके नाभिक पे आवेश कितना है, उसके इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है, उसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें क्या करना होगा? अगर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है या ऐड करना है तो क्या करना होगा? ओवरऑल हमें यही कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, और यही क्या होते हैं? किसी परमाणु के क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं।
ठीक है, और इन्हीं गुणधर्मों के आधार पे हम क्या डिस्कस करते हैं, किसी भी परमाणु की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पूरी उसकी जो आपकी डेफिनेशन है, पूरी उसकी जो परिभाषा है, उसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना परमाणु संख्या, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को सॉरी इलेक्ट्रॉन को क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और परमाणु की त्रिज्या को पढ़ देंगे। और ये त्रिज्या है, या त्रिज्या को पढ़ेंगे तो आकार तो ऑटोमेटिक ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आज हमें ये गुणधर्म ही पढ़ने हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे आज की क्लास की पहली, और लगाएंगे आप परमाणु या तत्वों के गुणधर्म। ठीक है, परमाणु या तत्वों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एटम और एलिमेंट। किसी भी परमाणु की त्रिज्या, सॉरी किसी भी परमाणु के गुणधर्म, या क्या बोलोगे इसको, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अभी जैसे हमने पढ़ा था आकार, तो आकार किस पे डिपेंड करती है, परमाणु की त्रिज्या पे, यानी क्या हो जाएगा, परमाणविक त्रिज्या। क्या बोलेंगे, परमाणविक त्रिज्या। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, परमाणविक त्रिज्या। देखिए एटॉमिक रेडियस, ये क्या होती है परमाणविक त्रिज्या। देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं परमाणु के, और हमने पढ़ा भी हिस्ट्री को, परमाणु की हिस्ट्री को पढ़ा है कि भाई परमाणु की सबसे पहले किसने बताई थी, महर्षि कणाद ने बताया था कि क्या होता है परमाणु, एक अविभाज्य कण होता है। लेकिन परमाणु का आकार नहीं बता पाया था वो, कि परमाणु होता कैसा है, एक्चुअल में गोल होता है, आयताकार होता है, चतुर्भुजाकार होता है, कैसा होता है। तो वो आकृति नहीं बता पाया था, इसलिए उसके जो कथन है उसको क्या नहीं माना गया था, सार्वभौमिक नहीं माना गया था। उसके बाद में साइंटिस्ट है जिनको हम पढ़ते हैं जे जे थॉमसन के नाम से। तो जे जे थॉमसन ने, हमने हिस्ट्री वाला पॉइंट देखेंगे इसमें थोड़ा सा, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में देखेंगे परमाणु की। तो पहला आपका साइंटिस्ट आता है, वो आता है जे जे थॉमसन। और जे जे थॉमसन ने आपको बताया था कि जे जे थॉमसन ने एक थॉमसन मॉडल दिया था, और उस थॉमसन मॉडल को किसके आधार पे माना गया था, कि परमाणु होता है वो तरबूज की तरह होता है। किसकी तरह होता है, और तरबूज कैसा होता है, गोल होता है। तो हम ये मान सकते हैं भाई गोल होता है परमाणु, और परमाणु गोल होता है। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति क्या नहीं है, फिक्स है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, फिक्स है। किसी भी परमाणु के केंद्र से उसके इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, फिक्स है, और वो क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन से लेके और इसके बीच की दूरी को क्या बोल दिया उसने, त्रिज्या। इसको हम क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या बोल सकते हैं। ये किस पे आधारित था, ये आपका आधारित था थॉमसन मॉडल पे। किस मॉडल पे आधारित था, थॉमसन मॉडल पे आधारित था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भैया। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है, वो आपने देख लिया था कि थॉमसन मॉडल क्या था, वो हमने पढ़ लिया था पहले ही। होता क्या है देखो, थॉमसन ने माना, क्या माना, कि भाई जो केंद्र होता है किसी भी परमाणु का, उससे उसके बाह्यतम कोश की जो बीच की जो दूरी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, परमाणु त्रिज्या हो जाएगी भाई। यही होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं। चलिए फिर भैया देखो, थॉमसन मॉडल नहीं दे दिया, उसके बाद में मॉडल आता है, और वो आता है किसका, आपका निल्स बोर मॉडल। और निल्स बोर ने थोड़ा सा अपडेट करके बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, कि नाभिक के चारों तरफ तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और वो वर्ताकार कक्षाएं कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन यहाँ गति करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी गति करेगा। ये नाभिक हो गया। तो इसने बताया कि जो नाभिक से लेकर और बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो दूरी है, ये क्या होगी आपकी, ये आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। यानी कि किसी भी नाप परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है, वो क्या होगी, परमाणु त्रिज्या होगी। बताओ किसी को डाउट है। ये नील्स बोर, किसने बताया, नील्स बोर ने। तो ये कौन से मॉडल पे डिपेंड था, ये नील्स बोर मॉडल पे डिपेंड था। यहां तक समझ में आ रहा था सबको भाई। फिर आती है क्वांटम फिजिक्स, और क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार परमाणु के चारों, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकते हैं, उसका कोई फिक्स स्थान नहीं है, वो 3D इन्वायरमेंट में रहते हैं। देखो कैसे होते हैं भैया, ये कोई भी परमाणु का क्या है, नाभिक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे कलर से देख लेते हैं हम। ये इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे।
और इनका कोई फिक्स स्थान है, कोई भी फिक्स स्थान नहीं है इनका। ठीक है कि नहीं? यानी कोई भी नाभिक है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स स्थिति नहीं है। ये किसने बताया? क्वांटम यांत्रिकी ने। किसने बताया? अब बताओ, जब स्थान ही फिक्स नहीं है तो त्रिज्या निकाल सकते हो क्या? अरे त्रिज्या निकाल सकते हो क्या? ये आपकी क्वांटम यांत्रिकी बताती है, क्वांटम मैकेनिक्स बताती है ये। उसने बोला किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ो और उनके बीच की दूरी निकाल दो, वही क्या है? आपकी त्रिज्या है। ये अच्छा गेम बना रखा है, कोई आता है, हर कोई आता है, हर कोई बता के चला जाता है, तो मानने किसको? फिर त्रिज्या निकाले कैसे भाई? तो बोले ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इन मेथड से तो त्रिज्या पॉसिबल नहीं है, इन मेथड से तो क्या है? त्रिज्या पॉसिबल नहीं है। तो इसके नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, इसके नीचे क्या लाइन लिखेंगे कि इस रूप में किसी भी इलेक्ट्रॉन की मुक्त रूप से त्रिज्या निकालना पॉसिबल नहीं है ना? इस प्रकार परमाणु की मुक्त रूप से क्या नहीं निकाल सकते हम? त्रिज्या नहीं निकाल सकते। तो क्या लिखेंगे कि मुक्त रूप से किसी परमाणु की मुक्त रूप से त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते भाई। अब मुक्त रूप यही है। अब मुक्त रूप क्या हो गया भाई? एक सिंगल एटम है और उसका क्या निकालना में त्रिज्या तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमने देख लिया कैसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि नहीं? कि भाई थॉमसन मॉडल तो ये बता गया कि भाई जो फिक्स होता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति फिक्स हो गई तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, लेकिन वो सही है या गलत है क्या पता? भाई थॉमसन मॉडल ही गलत हो गया तो त्रिज्या क्या पता सही हो या नहीं हो। तो ये भी तो है। ठीक है भैया। उसके बाद में नील्स बोर आए, उन्होंने बताया कि जो वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो भाई बताओ कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति फिक्स कैसे करेंगे? बाह्यतम कोश में क्या जरूरी है बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉन हो, और क्या पता कि वो इलेक्ट्रॉन उसी पथ में उसी टाइम वही गति कर रहा हो, कोई सर्पिलाकार पथ भी आ जाए कहीं। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं कर पाया। उसके बाद में क्वांटम यांत्रिकी आई, उसने तो अलग ही स्टेटमेंट दे दिया। इसने स्टेटमेंट दिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? मुक्त रूप से क्या करता है? गति करता है। किसके चारों तरफ? नाभिक के चारों तरफ। तो उसकी कोई स्थिति फिक्स नहीं है। और क्वांटम यांत्रिकी के अगर अनुसार अगर स्थिति फिक्स नहीं है तो इसका मतलब हम त्रिज्या निकाल ही नहीं सकते। त्रिज्या निकाल ही नहीं सकते भाई। इस ये भी फेल हो गया, ये भी क्या हो गया? फेल हो गया, ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया। इस हिसाब से तो सिंगल एटम की हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने यही लाइन लिखी है। हमने क्या लाइन लिखी है? हमने लाइन लिखी है कि किसी भी परमाणु की मुक्त रूप से त्रिज्या ज्ञात नहीं कर सकते हम, है ना? मुक्त रूप देखना आप यहाँ पे, मुक्त रूप का मतलब फ्री फॉर्म में। अब फ्री फॉर्म क्या होती है भाई? आदमी फ्री कब रहता है? फ्री कब रहता है? जब वो सिंगल रहता है। फ्री कब रहता है? सिंगल रहता है। अगर अगर वो क्या है? कपल में, कपलिंग फॉर्म में है, सिंगल नहीं है, तो उसके पास कभी किसी का फोन आएगा, कभी किसी का फोन आएगा। वो फ्री नहीं है, वो सिंगल है, तो तभी क्या है? वो फ्री है ना? निठला आदमी क्या होता है? फ्री होता है। तो सिंगल फॉर्म में क्या होता है? मुक्त रूप में होता है इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, परमाणु। और अगर वो फ्री फॉर्म में है तो उसकी त्रिज्या हम क्या नहीं कर सकते? कैलकुलेट नहीं कर सकते। यही हमने लिखा है, ये लिखा है भाई। चलिए अब ये मुक्त रूप को समझते हैं कि क्या होता है मुक्त रूप। भाई मुक्त रूप में नहीं कर सकते तो कौन से रूप में करेंगे? तो मुक्त रूप से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लिखिए आगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो भैया कैसे निकालेंगे? अगर मुक्त रूप से नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे? तो निकालने का एक तरीका होता है, और वो होता है परमाणु की त्रिज्या आबंधित परमाणु से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? आबंधित। मुक्त रूप से नहीं निकाल सकते, बस बॉन्ड बना दो आप। ठीक है, बॉन्ड निकाल दो, आप रेडियस बता देंगे उसकी कि उसकी पहचान या पहुंच कहां तक है। सिंगल आदमी कहीं पे भी घूम सकता है भाई, उसकी कोई त्रिज्या, कोई पकड़, उसकी कोई दूरी फिक्स नहीं होती। लेकिन जब वो क्या हो जाता है? आबंधित हो जाता है किसी के साथ, और जब वो आबंधित हो गया इसका मतलब समझ सकते हो? उसकी त्रिज्या, उसकी दूरी, वो कहां तक जा सकता है, उसकी क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, आबंधित रूप में, आबंधित रूप के कोष्टक में लिख लेंगे बॉन्डेड फॉर्म। बॉन्डेड फॉर्म यानी आबंधित रूप में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या निकाल सकते हैं। सॉरी सॉरी, परमाणु की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे बेटा। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात की जा सकती है। अब ये आबंधित रूप क्या होता है भैया? परमाणु की त्रिज्या
ज्ञात की जा सकती है। ठीक है कि नहीं? कर सकते हो भाई आबंधित रूप में। कैसे करेंगे भैया? देखो, एक एटम है आपका ये है, ठीक है, एक इससे अटैच, आबंधित का मतलब अटैच है इससे, एक एटम ये है और दोनों के नाभिक ये हैं, एक का नाभिक ये है, एक का नाभिक ये है, इन्हें दोनों के नाभिक के बीच की दूरी ले लो, ले ली भैया। और ये अगर ये समान नाभिक हैं, ठीक है, इनके बीच की दूरी हमने क्या मानी है? डी। क्या मानी है? डी। तो इसकी जो त्रिज्या होगी ना भैया, त्रिज्या यानी आर, हमने ए एटम माना है, ये एटम बी माना है, इनकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? वो होगी d/2। इसकी त्रिज्या क्या होगी? डी। तो ये आबंधित रूप ये होता है। किसी भी परमाणु की, किसी भी परमाणु की अगर हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है, उसको तो बॉन्डेड फॉर्म में लाना पड़ेगा। दो नाभिकों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? दो नाभिकों के बीच की दूरी का अर्धमान क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, ठीक है, अब देखो परिभाषा क्या दी हमने। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे ये दूरी कहां तक आ रही है? ये डी है, इसका आधा ही तो किया हमने यहां तक। और ये पहले जो परमाणु उसका क्या हो गया? ये बाह्यतम कोष हुआ कि नहीं हुआ भाई? दो यहाँ पे परमाणु अटैच हैं, तो ये इसका क्या हो गया? बाह्यतम कोष हो गया। तो नाभिक से लेके बाह्यतम कोष के बीच की दूरी तो निकाली हमने d/2। भाई नाभिक से लेके और बाह्यतम कोष के मध्य की दूरी तो d/2 निकाली है, जिसका मान हमने क्या दिया है? r दिया है। और ये भी r है, इसलिए तो d बराबर क्या हो गया? 2r हो गया। भाई d बराबर क्या हो गया? 2r हो गया, या d बराबर 2r हुआ कि नहीं हुआ? r प्लस r हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तो हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं इसकी? किसकी? परमाणुिक त्रिज्या की परिभाषा। परिभाषा ये लिख सकते हैं भैया कि किसी परमाणु के, किसी परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोष तक की दूरी परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। कौन सी त्रिज्या कहलाती है? परमाणविक त्रिज्या कहलाती है। यानी कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष को अगर हम नाभिक के बीच की दूरी देख लें तो वही क्या? उसकी परमाणविक त्रिज्या। यही तो देखा हमने यहाँ पे, ये देखा ना? समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट नोट करेंगे इसको। ये परिभाषा दे दी, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? अभी बताएंगे। देखो, अगर हम बात करें इस डायग्राम के अंदर, क्या बात करेंगे इस डायग्राम के अंदर कि भैया d बराबर 2r तभी पॉसिबल है जब d बराबर क्या हो? r प्लस r। और r बराबर r होना मतलब ए एटम है वो बी एटम के क्या है? बराबर है। भाई ए एटम है वो बी एटम की क्या है? साइज में बराबर है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है? हर जगह पॉसिबल नहीं है। हर जगह पॉसिबल नहीं है। मान लो मैंने H2 लिया, तब तो ठीक है, हाइड्रोजन एटम हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है, कोई बात नहीं, दोनों सेम साइज के। लेकिन मैंने HCl ले लिया, अब बताओ हाइड्रोजन HCl क्या करती है? होती है यहाँ पे H होता है, यहाँ पे Cl होता है। एक की क्या हो रही है? बड़ी साइज आ रही है, एक की छोटी साइज आ रही है। HCl बड़ा होता है, H छोटा होता है। भाई ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच के क्या कर लेगा? अपनी साइज को बढ़ा लेगा। तो फिर कैसे निकालोगे परमाणु त्रिज्या? तो पहली समस्या यही आ गई। पहली समस्या यही आ गई कि भाई हाइड्रोजन एटम है, चलो ठीक है, समान परमाणु, तब ये कॉन्सेप्ट लग सकता है आपका, दोनों एटम्स समान हो, आबंधित जो परमाणु है वो दोनों अगर समान हो तो ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन दोनों असमान परमाणु आ जाए तब, जब दोनों असमान परमाणु एक दूसरे के क्या हो? आबंधित हो, तब क्या करेंगे भैया? तो ये समस्या आई पहली तो। ठीक बात है, ठीक है, एक बार ये नोट करेंगे, उसके बाद में देखते हैं।
देखो, परमाणु की स्थिति समझ में आ गई आपकी, परमाणु के आकार समान नहीं हो सकते। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, जैसे क्वांटम फिजिक्स ने बताया कि परमाणु कहीं पे भी हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी हो सकता है किसी भी परमाणु में, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति फिक्स नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई, ठीक है। तीसरा, अबंधित परमाणु की बात कर रहे हैं ना अभी हम, अगर सिंगल परमाणु आ गया तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो ये भी एक क्या थी, समस्या थी। और भी और ये थे कि भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अणु है और उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उसके अंदर भिन्न भिन्न क्या है परमाणु, तब भी नहीं निकाल सकते। वही सेम प्रॉब्लम है जैसे NaCl और HCl है। भाई NaCl में अगर NaCl के घोल में HCl को मिला दिया जाए या H2O के घोल में नमक को मिला दें हम, तो वहां H2 भी रहेगा और क्या रहेगा, NaCl भी रहेगा, तो बताओ किसकी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो आप। तो ये भी एक समस्या आई। ठीक है, फिर अणु में परमाणु की स्थिति को परमाणु त्रिज्या प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है। कैसे नहीं करेगी, देखो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब इसके अंदर हाइड्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और क्लोरीन का आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसकी स्थिति को प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही। तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है या इलेक्ट्रॉन है, तो अणुओं के अंदर एक परमाणु दूसरे परमाणु को प्रभावित करेगा, जाहिर सी बात है करेगा, 100% करेगा। ये देखो कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी समस्या है, तभी नहीं निकाल सकते। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या का परिशुद्ध मापन संभव नहीं है। हम कोई ये बंदा नहीं, ये नहीं बोल सकता कि मैं किसी परमाणु का 100% क्या निकाल सकता हूं, त्रिज्या निकाल सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। उसमें 1000 फैक्टर काम करेंगे और वो फैक्टर आपको मैंने अभी बताए। ठीक है, एक तो सिंपल सा पहला लॉजिक तो ये लगा लो आप, जैसे ये अभी मैंने बताया, इसमें से H को अलग कर दो, Cl को अलग कर दो, बताओ निकाल सकते हो क्या अलग अलग दोनों की, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इसलिए किसी भी परमाणु के लिए ये लास्ट में एक ही स्टेटमेंट आया, क्या स्टेटमेंट आया कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या का परिशुद्ध मापन संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे निकालेंगे। तो आप जब आप हायर क्लासेस में अगर आप हो, यार हायर क्लासेस में अगर किसी को केमिस्ट्री से क्या करनी है, MSc वगैरह करनी है, तो वहां पे ब्रांच चलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा हम क्या निकालते हैं फिर, परमाणविक त्रिज्या निकालते हैं, जिसमें वहाँ पे अक्स डेविएशन इफेक्ट आता है। उसके बाद में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेविएशन से निकाल सकते हैं हम, न्यूट्रॉन डेविएशन से निकाल सकते हैं, अरे अक्स किरण परिवर्तन बोलते हैं उसको, ठीक है, विवर्तन बोलते हैं, सॉरी, न्यूट्रॉन पर विवर्तन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विवर्तन बोलते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, तो वहां ये पॉसिबल होता है। ठीक है, वहां पे भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, लेकिन वहां पे भी कोई ये नहीं बोल सकता कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। वो हायर क्लासेस की बात है, वो वैज्ञानिकों का काम है, अपना काम नहीं है, हमें तो डिटेल्स मिलती है वो हम निकाल लेते हैं, बात खत्म। ठीक है नहीं, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे लिखोगे आप, ये समझ में आया आपको कि कैसे पॉसिबल नहीं है किसी भी परमाणु की त्रिज्या का परिशुद्ध मापन। अरे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखेंगे, नोट, किसी भी परमाणु की त्रिज्या का परिशुद्ध मापन संभव नहीं है। दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, दैट इज द इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट रेडियस ऑफ ए एलिमेंट और एटम। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। समझ में आ रही है बात मेरी। चलो, तो भैया क्या करें, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए, तो इस आधार पे, इस आधार पर कुछ प्रकार बताए गए हैं। त्रिज्या के, ठीक है, वो प्रकार कौन कौन से हैं तो आप लिख लेंगे। पहली सहसंयोजी त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। दूसरी क्या बोलते हैं हम, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। तीसरी क्या होती है, वो होती है अभी आपकी धात्विक त्रिज्या। मेटेलिक
रेडियस, और चौथी होती है आपकी वॉन डर वॉल त्रिज्या। वॉन डर वॉल्स रेडियस, वॉन डर वॉल्स त्रिज्या। तो परिशुद्ध मापन नहीं है, लेकिन ये कुछ कॉन्सेप्ट्स इसने दे दिए कि भाई ये क्या होती हैं, आपकी त्रिज्याएं होती हैं, और ये इनके आधार पे हम क्या पढ़ सकते हैं, त्रिज्या को पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको? अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है, धात्विक त्रिज्याएं क्या होती हैं, और लास्ट में आपकी वॉन डर वॉल्स त्रिज्याएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग आप लगाएंगे सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, पहली हेडिंग क्या लगाएंगे आप, सहसंयोजक त्रिज्या। कोवेलेंट रेडियस। सहसंयोजक त्रिज्या क्या कहलाती, कौन सी होती है, क्या होता है, क्या कैसे बनती हैं? तो भाई इसके में एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो सहसंयोजी बंध बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, सहसंयोजी बंध बनना चाहिए। और सहसंयोजी बंध का मतलब दो परमाणु क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। दोनों परमाणु क्या होने चाहिए, सजातीय होने चाहिए। और उनके बीच में कैसा बंध बनना चाहिए, सिंगल बॉन्ड बनना चाहिए। तब कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजी बंध बनाएंगे। बताओ किसी को दिक्कत है? तो इसमें एक परिभाषा दी कि किन्हीं किन्हीं दो सजातीय किन्हीं दो सजातीय परमाणुओं के मध्य एकल सहसंयोजी बंध होना चाहिए। अगर हमें सहसंयोजी त्रिज्या निकालनी है तो कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक सिंगल तो बॉन्ड होना चाहिए, और उसके बीच में क्या होनी चाहिए, सहसंयोजी बंध होना चाहिए। ठीक है, तब अब कैसा होता है, देखो ये आपका क्या हो गया, एक एटम हो गया, ए एटम है, दूसरा भी ए ही होगा, ये एक मिनट। इसको लिखाएंगे कैसे यार, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये दो एटम है, एक एटम का केंद्र ये है, एक एटम का केंद्र ये है। दोनों कैसे होने चाहिए, सहजातीय होने चाहिए। दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी ए बॉन्ड ए होना चाहिए। ठीक है, और ये बॉन्ड की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये प्रवृत्ति होनी चाहिए एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध। ये क्या होना चाहिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। बताओ किसी को डाउट है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब ये जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, इन बॉन्ड की जो दूरी है वो कितनी मानी हमने, डी। हमने कितनी मान ली, डी। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी d/2। सजातीय परमाणुओं के मध्य अगर एकल सहसंयोजी बंध है, तब उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, आपका सहसंयोजी त्रिज्या कहलाएगी।
ठीक है, यानी दो सजातीय परमाणुओं के मध्य बने एकल सहसंयोजी बंध से परिणाम स्वरूप उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? सहसंयोजी परमाणविक त्रिज्या कहलाएगी। सहसंयोजी परमाणविक त्रिज्या कहलाएगी। बताओ किसी को दिक्कत है? नहीं भैया दिक्कत नहीं है, तो परिभाषा इसकी क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा क्या लिखोगे भैया? परिभाषा लिख देंगे, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। परिभाषा में लिखेंगे भैया किसी, सॉरी किसी ने, किन्हीं दो एकल सहसंयोजी बंधित परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का, मध्य की दूरी का आधा सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। इसमें दो कंडीशन रख दी भाई, अगले ने क्या रखी? पहली कंडीशन ये रखी कि जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। दूसरा इसने क्या रखा कि इसमें सहसंयोजी बंध होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल, भैया एग्जाम्पल है किसका कोई? बिल्कुल एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एक सेकेंड। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे सहसंयोजी बंध बनाएगा तो Cl2 ले लो। ठीक है, Cl2 ले लो। Cl2 का मतलब हो गया Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा, और वो जो बॉन्ड की जो दूरी है वो कितनी होती है? 198 पिकोमीटर। कितनी होती है? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्लोरीन अणु। अणु क्या होते हैं समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है दो परमाणुओं का समूह है। क्या कहलाता है? एक क्लोरीन एटम है, ठीक है, इसकी दूरी दूसरे से कितनी होगी? दूसरा क्लोरीन एटम है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है? जो बंद दूरी होती है वो कितनी होती है? 198 पिकोमीटर। ठीक है, ये डी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? डी का आधा। त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 198/2 पिकोमीटर। और अब कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी क्या? हाँ 99 पिकोमीटर। ये पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -10, सॉरी 12 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर-12 मीटर। बताओ किसी को डाउट है? जल्दी नोट करेंगे। ठीक है, तो ये सहसंयोजी त्रिज्या समझ में आ गई कैसे होती है? अरे सहसंयोजी त्रिज्या समझ में आ गई? आगे भी। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दूसरी हेडिंग, और वो देखते हैं आपकी कौन सी? धात्विक त्रिज्या। अब धात्विक त्रिज्या क्या होती है? डेफिनेशन सेम ही चलेगी सब में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। धात्विक त्रिज्या क्या होती है? धात्विक त्रिज्या मेटेलिक रेडियस क्या होती है? मेटेलिक रेडियस, ये कोई लोहे का धातु है, टुकड़ा है लोहे का, ये आपका लोहा है। और लोहे को जब आप जूम करके देखोगे ना, लोहे को आप जब जूम करके देखोगे तो इसके अंदर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टल्स। ये देखो,
ऐसे क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं ऐसे। क्रिस्टल क्या होते हैं आगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, आपका आयरन है, फेरस, Fe। ये Fe क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, जालक बनाएगा। क्या बनाएगा, ये क्या बना रहा है, जालक। धातुएं सारी क्या बनाएंगी, जालक। जालक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, जालक। और जालक के अंदर ये जो आयरन होता है ये इकाई का काम करती है। एक Fe है, ये Fe है, ये Fe है, Fe। ठीक है, तो दो निकटतम जालकों के मध्य की दूरी, दो निकटतम जालकों के परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा, धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। बताओ किसी को डाउट है, अरे किसी को डाउट है क्या, नहीं है भैया। ठीक है, चलो, तो क्या डेफिनेशन लिखोगे इसकी, इसकी डेफिनेशन लिखोगे यहां पे। परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा लिखो इसकी, लिखो किसी किसी धातु जालक में, धातु क्या बनाएगी, जालक बनाएगी भाई। धातु क्या बना रही है, जालक ही तो बना रही है। तो किसी धातु जालक में निकटतम निकटतम परमाणुओं के मध्य दूरी, परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, ऐसे करो भैया। परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी का आधा कौन सी त्रिज्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या कहलाती है। कौन सी त्रिज्या कहलाती है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है। बताओ किसी को डाउट है, अरे यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं है भैया। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, कॉपर। कॉपर क्या होता है, कॉपर के अंदर जो कॉपर जो जालक होता है ना, एग्जाम्पल लिख लो इसका। कॉपर धातु में, ठीक है, ये जो कॉपर धातु में जो कॉपर जालक है में बंद दूरी कितनी होती है, ठीक है, उसके बाद में त्रिज्या कितनी होती है, त्रिज्या निकाल सकते हो, बंद दूरी का मतलब हो गया डी। अरे समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है सबको। बंद दूरी क्या होती है, डी। दो जालकों के मध्य की जो दूरी है ना, ये बंद क्या कहलाती है, बंद दूरी। ये क्या कहलाती है, बंद दूरी। तो हमें बंद दूरी पता है 256 पिकोमीटर होती है। तो इसका आधा कर दोगे d/2। d/2 का मतलब हो गया 256/2 यानी 128 पिकोमीटर। पिकोमीटर मैंने बता ही दिया कि 10⁻⁻12 मीटर होता है। यहां तक डाउट है किसी को, चलिए लिखो फटाफट धात्विक त्रिज्या। दो किसी भी धातु जालक में निकटतम दो जालकों के परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा क्या कहलाएगा, धात्विक त्रिज्या कहलाएगा। निकाल दोगे, चलिए फटाफट नोट करेंगे इसको भैया। फिर तीसरी हेडिंग लगाओ आप, वांडरवाल त्रिज्या। भैया आयनिक त्रिज्या कहाँ गई, आयनिक त्रिज्या को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या को। पहले वांडरवाल त्रिज्या कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लगेंगे वांडरवाल त्रिज्या नंबर 4। 3 है क्या, 3, हाँ 3 है, सॉरी 3 है वांडरवाल त्रिज्या। देखो साइंटिस्ट थे वांडरवाल, उन्होंने दे दी, इसी के नाम पे पड़ गया वांडरवाल त्रिज्या, रेडियस।
देखो एक बॉन्ड पड़ा होगा अपने, वंडरवाल बंद। कौन सा बंद? वंडरवाल बंद। वंडरवाल बंद क्या होता है? कोई डेफिनेशन दे सकता है मेरे को वंडरवाल बंद की? वंडरवाल बंद क्या होता है भैया? वंडरवाल बंद होता है किसी भी गैसीय अवस्था के अंदर किसी भी दो दूरस्थ स्थित परमाणुओं के मध्य बनने वाले बंद को, कमजोर बंद को क्या बोलते हैं? वंडरवाल बंद। ठीक है कि नहीं? तो वंडरवाल बंद अगर कमजोर होगा तो त्रिज्या भी क्या होगी? कमजोर होगी। तो सबसे कमजोर बंद कौन सा होता है? वंडरवाल बंद होता है। सबसे कमजोर बंद क्या होता है? वंडरवाल बंद होता है, और वो लचीला बंदा होता है। आप एक चीज बताओ, अगर कोई दो चीज है वो जुड़ी हुई है आपस में और उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर है, तो उनकी दूरी लंबी होगी या कमजोर कम होगी? भाई वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग कमजोर है। ठीक है, और बॉन्डिंग कमजोर है मतलब उनके बीच की दूरी ज्यादा हो सकती है, इसलिए वंडरवाल त्रिज्या का मान सर्वाधिक होता है। वंडरवाल त्रिज्या का मान, हमने जितनी भी त्रिज्याएं पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा किसका होता है? वंडरवाल त्रिज्या का मान होता है। और यही कारण होता है कि जो गैसीय अवस्था में जो परमाणु होते हैं उनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। बताओ किसी को डाउट है क्या? अरे किसी को डाउट है क्या? नहीं भैया। चलिए लिखेंगे आगे। तो सबसे बड़ी क्या होती है? त्रिज्या होती है। पहला पॉइंट तो इसमें यही लिख देंगे, लंबाई में सबसे बड़ी त्रिज्या। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्या होती है? रेडियस होती है किसी भी एटम में। अगर वंडरवॉल त्रिज्या निकाल रहे हैं तो उसमें क्या होगी ये? ठीक है, हाँ। लिखो उत्कृष्ट गैसों में, उत्कृष्ट जिसका मतलब हो गया इनर्ट गैस या नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसों में वंडरवॉल त्रिज्या पाई जाती है। कौन सी त्रिज्या पाई जाती है? केवल। इसलिए उत्कृष्ट गैसों का आकार क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि आवर्त में बाएं, आगे पढ़ेंगे हम, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे 17वें वर्ग तक आकार क्या होता है? घटता है। उसके बाद में क्या बढ़ता है? आकार बढ़ता है। 18वें वर्ग का आकार बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाई जाती है? वंडरवॉल त्रिज्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब एक बढ़िया सा प्यारा सा नोट लगाएंगे, और वो नोट क्या लगाएंगे? देखो, ठीक है, किसी के पास 500 का तो 500 का लगा देंगे, किसी के पास 100 का तो 100 का लगा देंगे, लेकिन नोट लगाएंगे। नोट क्या लगाएंगे? कि लंबाई के आधार पे त्रिज्याओं का घटता क्रम। ठीक है, और वो क्रम याद लिख लेंगे आप। सबसे बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी कौन सी होगी? वंडरवॉल त्रिज्या। उससे छोटी धात्विक त्रिज्या। उससे छोटी परमाणविक त्रिज्या। ये आप लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट लगा लेंगे। नोट वैसे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। नोट किसको नहीं चाहिए? सबके लिए नोट क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट ही होते हैं। मिल जाए वही ठीक, 5 का मिल जाए, 10 का मिल जाए, जो भी मिल जाए वही ठीक। ठीक है, और बेरोजगार हैं हम, तो बेरोजगारों की तो यही हालत है कि मिल जाए वैसा नोट ही ठीक है। ठीक है, तो लंबाई के आधार पर त्रिज्याओं का घटता क्रम ये होता है। सबसे बड़ी वंडरवॉल त्रिज्या होती है। ठीक है, ठीक है भाई। वंडरवॉल त्रिज्या के अंदर अगर एग्जांपल लिखना चाहो तो हाइड्रोजन का लिख दो। 120 पिकोमीटर होती है। कितनी होती है? 120 पिकोमीटर होती है, लिख दो। तो हमने हेडिंग लगाई थी परमाणविक त्रिज्या। हमने हेडिंग क्या लगाई थी? परमाणविक त्रिज्या। और परमाणविक त्रिज्या के अंदर हमने सारी त्रिज्याओं को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे परमाणविक त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक।
क्या पढ़ेंगे? परमाणविक त्रिज्याओं को प्रभावित करने वाले कारक। चले तो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लगाएंगे प्यारी सी, और हेडिंग क्या लगाएंगे? परमाणुवीय त्रिज्याओं को प्रभावित करने वाले कारक। और यहां से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। प्रभावित करने वाले कारक, परमाणुवीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। पहला कारक तो यही है, देखो परमाणुवीय त्रिज्या की हम डेफिनेशन एक अगर आइडियल रूप में लें, वैसे तो कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमने यही देखा है अभी तक जो भी पढ़ा है, हमने यही देखा कि जो नाभिक से लेके जो बाह्यतम कोश है उनके बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं परमाणुविक त्रिज्या के रूप में, वही निकाल रहे हैं। तो हम यही मान सकते हैं ना कि भाई जो नाभिक से लेके बाह्यतम कोश, जो बाहर सबसे बाहर में जो कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणुवीय त्रिज्या ये कहलाएगी। आप देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक डायग्राम बना रहा हूं, आप थोड़ा सा समझना इसको। ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है भैया, हो गया भैया। इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं कोषों में। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, ठीक है कि नहीं? ठीक है भैया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे चक्कर लगा रहे हैं तो इनके नाभिक से लेकर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणुवीय त्रिज्या कहलाएगी, यही बात है। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में कैसा बल होता है? आकर्षण का बल होता है। कैसा बल होता है? किसका बल होता है? आकर्षण का। अब मेरे को एक चीज बताओ कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का? भैया प्रोटॉन का है, तो ज्यादा कौन खींचेगा? प्रोटॉन। तो जब ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन किससे बंधे हुए हैं? नाभिक के आवेश से बंधे हुए हैं। प्लस चार्ज कहां है? किसके पास है? तो नाभिक में आवेश है, क्या है नाभिक में? और ये नाभिक आवेश इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? खींच रहा है। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? ये खींच रहा है। अब एक चीज बताओ मेरे को कि जितना यहां पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन उतने ही फोर्स, उतने ही ऊर्जा के साथ क्या होंगे? उतने ही ज्यादा बल के साथ क्या होंगे? खींचे जाएंगे। खींचे जाएंगे। अब जब खींचे जाएंगे तो ये आकार कम होगा कि बढ़ेगा? भैया कम होगा। तो नाभिक के आवेश के द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगाने के कारण आकार में क्या होती है? कमी होती है। आकार में क्या होती है? कमी होती है। और इसी को बोलते हैं नाभिकीय आवेश प्रभाव। क्या बोलते हैं? नाभिकीय आवेश प्रभाव। बताओ किसी को दिक्कत है? या इसी को बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसी को क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश। समझ में आ गया कि जितना प्रभावी आवेश होगा, प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा, आकार उतना ही क्या होगा? कम होगा। अब नाभिक में कौन रहता है जिसके पास आवेश है? नाभिक में आवेश किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। और प्रोटॉन क्या बताता है हमें? जेड, यानी परमाणु संख्या। क्या बताता है? परमाणु संख्या बताता है। और परमाणु संख्या जेड, और जेड के कारण ये प्रभाव है, इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। किसे दर्शाते हैं इसको? जेड इफेक्टिव से। तो कह सकते हैं कि प्रोटोनों द्वारा, नाभिक के प्रोटॉन आवेश द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने का जो प्रभाव है वही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिक आवेश प्रभाव कहलाता है। किसी को डाउट है? तो जितना यहां प्रोटोनों की संख्या होगी उतना ही क्या होगा? जेड इफेक्टिव होगा। और जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, आकर्षण उतना ही ज्यादा होगा। और आकर्षण जितना ज्यादा होगा तो बताओ त्रिज्या कम होगी कि बढ़ेगी? ये पास नहीं आएगा क्या इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल पास आएगा भैया। इसलिए प्रभावी नाभिक आवेश त्रिज्या क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज्यादा नाभिक आवेश, आकार उतना ही कम, त्रिज्या उतनी ही कम। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया क्या? चलो तो आ गया तो लिखो। ये डायग्राम आप समझ लोगे, इसको तो बनाना ही है। इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं।
देखो कैसे लिखेंगे, एक ही कोस बना लो आप, तो इनके बीच में क्या लगेगा, ये जो आकर्षण बल है ये क्या आपका नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन यानी कि धनावेश। ठीक है, और ये जो बल लगेगा इसको बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आकर्षण। ठीक है, और इसी को दिया जाता है जेड इफेक्टिव के नाम से। किसके द्वारा, जेड इफेक्टिव के द्वारा। तो परिभाषा क्या लिख देंगे, किसी भी नाभिक द्वारा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन आवेश द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला प्रभाव क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभाव कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई, जेड इफेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि जो त्रिज्या है, एक सेकंड, जो जेड इफेक्टिव है प्रोपोर्शनल तो किसका होता है, 1 आकार और 1 त्रिज्या। ये बोलेंगे कि भाई जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा आकार या त्रिज्या उतनी ही कम होती है। उतनी ही कम होती है। बताओ समझ में आया क्या, अरे आ गया क्या भैया, आ गया। नाभिकीय सॉरी नाभिकीय जो आपका प्रभावी आवेश है, ये समझ में आया आपको, ये कैसे होता है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, यानी इस नाभिक के पास जितना ज्यादा पावर होगा, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही आकार क्या होगा, छोटा होगा। अब बताओ आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसके आधार पे है, इन्हीं परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन के आधार पे है। बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में, तो बताओ आकार बढ़ेगा या कम होगा, आप तो बता ही सकते हो। अरे जब आवर्त में हम बाएं से दाएं जाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, उसके बाद में हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इधर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के ऊपर हीलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब बताओ, देखो बोरोन के पास कितने कार्बन है, अरे बता सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आता है बोरोन, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पे आता है, सॉरी बोरोन 5 नंबर पे आएगा बोरोन। तो बोरोन के पास कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, नियोन के पास 10 प्रोटॉन है। और नियोन वालों की तो बात ही नहीं करनी, ये तो उत्कृष्ट गैस होती है, इनका आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे आकार क्या होगा, उतना ही कम होगा। प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे आकार उतना ही कम होगा। तो हम यही तो पढ़ते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार क्या होता है, कम होता है, या परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। इसलिए क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन, इनकी 17 वाले ग्रुप वाले इनका आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। बताओ यहां तक किसी को डाउट है, अरे डाउट है क्या, नहीं है। तो ये जेड इफेक्टिव समझ में आया, क्या होता है जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव क्या होता है, कि बस यही होता है भैया कि परमाणु का नाभिक है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को किस पावर से खींच रहा है, वही क्या है, प्रभावी नाभिक आवेश है। और वो आवेश जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा प्रोटॉन की संख्या होगी, और प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, यानी परमाणु संख्या जितनी ज्यादा होगी या प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, जो आकार है वो क्या होगा, उतना ही बड़ा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, इसको ना इंडिकेट करना भैया, ये तीर है ना तीर, ये तीर अच्छे से क्या करना, इंडिकेट करना आप। ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये इसको आकर्षित कर रहा है। ठीक है कि समझ में आया कि नहीं आया, आ गया भैया। अब देखो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अलावा कौन कौन से प्रभाव काम करते हैं, जैसे प्रीरक्षण प्रभाव होता है। ठीक है, और ये कैसे करता है, कोषों की संख्या कैसे करती है, उसके बाद में बंधों की संख्या कैसे करती है, उसमें बॉन्ड पे कैसे डिपेंड होता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो
कैसे लग रही है आपको क्लासें हमारी? कैसा लग रहा है अपना एक्सपीरियंस? शेयर करते रहना, और हमारी इस क्लास को अगर पसंद आई इसको लाइक भी करना है, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हुए भी चलना है। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।